नमस्ते बच्चों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर, जो कि आपके कोरोना के प्रकोप के काल में आपकी शिक्षा को, आपकी विद्या को, औपचारिक विद्या को नियमित रूप से जारी करने के लिए इस चैनल का गठन किया गया है। मैं आशा कर रही हूँ कि आप सभी जो आपके अपने अपने विषय के विद्वजन आपके लिए जो YouTube के वीडियो डाल रहे हैं, उनसे आप लाभान्वित हो रहे होंगे। आज इतिहास का ही अंतर्गत द्वितीय वर्ष के सेकंड ईयर के सेकंड पेपर यानी विश्व के इतिहास के संदर्भ में एक मुद्दा जिसने कि आने वाले काफ़ी 200 वर्षों तक पूरे विश्व के मानचित्र को प्रभावित किया, उनमें से एक जो है साम्राज्यवाद के बारे में हम बात करेंगे। साम्राज्यवाद तो शुरू से ही चला आ रहा है। प्राचीन काल से ही लेकर के कई ऐसे योद्धा हुए, शासक हुए, जिनके मन में अपने साम्राज्य के असीमित विस्तार की इच्छा थी। सिकंदर से ले लो, चाहे अशोक महान, चंद्रगुप्त मौर्य ले लो, इन सभी के साम्राज्य काफ़ी पसरे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे साम्राज्यवाद ने एक ऐसा रूप ले लिया कि अपने देशों से सटे हुए देशों की भूभाग को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं करना, वरन सुदूर देश अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, इन सभी में अपने अधीन राज्य स्थापित किए और ये साम्राज्यवाद कहा जाता है। 19वीं सदी में, उसमें भी उसके उत्तरार्ध में यानी 1850 के बाद साम्राज्यवाद का एक नया युग शुरू हुआ। इसका स्वरूप था राष्ट्रीय और आर्थिक। 1870 के आसपास जर्मनी और इटली नामक दो नए देशों का यूरोप के नक्शे पर उदय हुआ, तो राष्ट्रवाद की धारणा प्रबल रूप पूरे यूरोप में धारण करने जा रही थी। पुराने साम्राज्यवाद से ये साम्राज्यवाद बिल्कुल भिन्न था। पुराने उपनिवेशवाद का मुख्य आधार था वाणिज्यवाद। पुराने यानी कि 17वीं सदी से लेकर के जो शुरू हुआ था, उस काल में इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड वगैरह ने अफ्रीका और एशिया में बड़ी साम्राज्य स्थापित कर दिए थे। इन साम्राज्य स्थापना का जो है मुख्य उद्देश्य हुआ करता था कच्चे माल प्राप्त करने के लिए और फैक्ट्रियों में जो तैयार माल है उनको बेचने के लिए एक नया क्षेत्र प्राप्त करना, इसलिए उपनिवेशों की स्थापना की गई। लेकिन 1870 के बाद जो साम्राज्यवाद का नया दौर शुरू हुआ, उनमें ये तो उद्देश्य थे ही थे, आर्थिक उद्देश्य, इसके अलावा भी अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रसार और अपनी अतिरिक्त जनसंख्या को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना था। तो पुराना साम्राज्यवाद तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे नए जहाज़ों में नई नई सुविधाओं का, नए नए यंत्रों का आविष्कार हुआ, तो नए महाद्वीप खोजे गए, अमेरिका खोजा गया, भारत आने के लिए नए रास्ते खोजे गए, तो वहीं से उपनिवेशवाद एक तरह से शुरू हो जाता है। लेकिन 1870 के बाद में औपनिवेशिक विस्तार में जो है उसके कारण क्या हुआ, यूरोप के सारे देश, ऐसा नहीं था कि शुरुआत स्पेन ने करी थी, वैसे तो स्पेन, फिर पोर्टुगल, फिर इंग्लैंड, फिर फ्रांस भी इसकी रेस में शामिल हो गए थे। लेकिन 1870 के बाद जो नए देश बने थे, जर्मनी और इटली, वो भी इस अंधी दौड़ में शामिल हो गए और इसके परिणाम जो हैं बड़े ही कटु रहे। पूरे विश्व को इस उपनिवेशवाद की अंधी दौड़ के परिणाम भुगतने पड़े। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नवीन साम्राज्यवाद के विकास के कारणों के बारे में। ये जो पहला कारण है वो आर्थिक यानी धन दौलत से संबंधित है। इन कारणों में आर्थिक कारणों के अंतर्गत जो सबसे पहला कारण है अतिरिक्त उत्पादन। हम जानते हैं कि जैसे औद्योगिक क्रांति जिस देश में संपन्न हुई, वहाँ फैक्ट्रियाँ जो हैं कम समय में बहुत अधिक माल पैदा करने लगी। तो इस माल को, इस अतिरिक्त उत्पादन को कहाँ खपाया जाए, इस कारण साम्राज्यवाद की एक दौड़ हो गई। क्योंकि क्या हुआ करता था कि यूरोप के देश जो हैं, हर कोई अपने देश के उद्योगों को संरक्षण देने के लिए विदेशी वस्तुओं पर बहुत टैक्स लगाते थे। इसलिए जिन जिन देशों में औद्योगिकरण हो गया, उनके लिए ज़रूरी था कि अपने जो फैक्ट्रियों में उत्पादित माल है उनकी बिक्री के लिए एक नया बाजार खोजें। दूसरा आर्थिक कारणों में एक कारण था अतिरिक्त पूंजी का। औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोप के देशों में बहुत अधिक पैसा इकट्ठा हो गया था। बड़े पैमाने पर उत्पादन होने से जो प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट था या उत्पादन लागत थी, उसमें कमी आ गई। वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा होने लगा, फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ। तो क्या हुआ, देश में पूंजीपतियों का ऐसा वर्ग तैयार हो गया जो कि ये जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन से और कम समय में प्रोडक्शन से पैसा आया है, उस पैसे को वहाँ लगाएगा जहाँ लाभ ज़्यादा हो। क्योंकि
एशिया, अफ्रीका, यहाँ मजदूरी सस्ती है, कंपटीशन कम है, इसलिए पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पर ज़्यादा हैं। इस तरह से यूरोप के देशों में अतिरिक्त पूंजी वाले लोगों ने अपनी सरकार को उपनिवेश स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। अगला आर्थिक कारणों में है कच्चे माल की आवश्यकता। औद्योगिक देशों द्वारा कच्चे माल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि फैक्ट्रियों में उत्पादन के लिए रबर, टिन, टंगस्टन, मैंगनीज, कपास, वनस्पति तेल, इस तरह के कच्चे माल की मांग बढ़ती जा रही थी। क्योंकि यूरोप के देश इतने छोटे थे, उनके तो खाद्यान्न उत्पादन के लिए ही ज़मीन पर्याप्त थी, फैक्ट्रियों के उत्पादन के लिए दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए उपनिवेशों की खोज प्रारंभ हो गई। उद्योग प्रधान देश ऐसे उपनिवेश पर अधिकार करने की कोशिश करते थे जहां की उनकी फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल आसानी से मिल सके। इसी तरह तेल, कॉफ़ी, चाय, चीनी आदि पदार्थ भी नवीन साम्राज्यवाद के विकास में सहायक हुए। आर्थिक कारणों में अगला बिंदु है अपना यातायात और संचार साधनों का विकास। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यातायात के साधनों का विकास हुआ। भाप की शक्ति से जो जहाज चलने लगे, इसके कारण जो आपके देश से बहुत अधिक दूरी पर देश है, उनसे भी व्यापार करना आसान हो गया। इसके अलावा रेलवे, डाक, तार, टेलीफोन आदि के आविष्कार ने मनुष्य ने देश दूरी पर एक तरह से विजय प्राप्त कर दी गई थी। 1880 के बाद जहाज़ों में जो है रेफ्रिजरेशन की व्यवस्था हो गई, तो फल, मक्खन, पनीर, अंडे आदि दूर उपनिवेशों से लाना पॉसिबल हो गया। लंदन से भारत आना अब सिर्फ 3 सप्ताह का काम रह गया। तो जैसे जैसे विभिन्न देशों के अंतर्गत दूरी तो वही थी, लेकिन उस दूरी को पाटने का समय जो है वो अब कम होता चला गया, तो उपनिवेश जो है बनाना आसान हो गया। तो कहीं ना कहीं ये कारण भी उपनिवेशवाद जो है नया साम्राज्यवाद है, उसके लिए कारक था। अगला कारण है जनसंख्या का दबाव। 19वीं सदी में यूरोप की आबादी तेज़ी से बढ़ी। 1800 में ब्रिटेन की आबादी थी 1 करोड़ 60 लाख, जो कि 100 वर्षों बाद बढ़कर 4 करोड़ 10 लाख तक हो गई, यानी लमसम 3.5 गुना इसमें इजाफा हुआ। इसी तरह ही बाकी सारे देशों की भी स्थिति थी। इस बढ़ती हुई आबादी को रोजगार देने के लिए उन्हें बसाने की समस्या उग्र होती चली गई। इस समस्या का एक आसान उपाय ये था कि कई सारे लोगों को दूसरे देशों में भेज दिया जाए, क्योंकि एशिया, अफ्रीका के बहुत से प्रदेश खाली पड़े थे। इस आधार पर भी उपनिवेश की स्थापना की गई। इन उपनिवेश में बहुत से सैनिक और शासकीय अधिकारियों के रूप में जाकर रहने लगे, और कुछ लोग जो है उद्योग धंधों में काम करने लगे, उनके विस्तार के लिए वहाँ बस गए। इस तरह से यूरोप के देशों में जनसंख्या का जो दबाव बढ़ता चला जा रहा था वो कम हो गया। अब हम आ जाते हैं उपनिवेशवाद के राजनीतिक कारणों पर। किसी भी साम्राज्य के निर्माण में पूरे देश के लोगों का, हम सोचें कि इंग्लैंड ने हम पर शासन किया, तो क्या सारी की सारी इंग्लैंड की जनसंख्या ने प्रयास किया? ये संभव नहीं था। देश के निर्माण का काम कुछ ही लोग करते हैं। ये कुछ लोग अपने स्वार्थों की भावना से प्रेरित होकर ही साम्राज्यवाद का समर्थन करते हैं। इस कारण देश के अंदर इस तरह के लोगों का समूह बन जाता है। अब इस तथ्य को प्रेरित करने वाली जो शक्तियाँ थी, जो राजनीतिक कारक थे, वो बता देते हैं। सबसे पहला तो कारण था व्यापारिक वर्ग। किसी भी देश में व्यापारिक वर्ग हमेशा अपने व्यापार की उन्नति के विषय में सोचता है। व्यापारी धीरे धीरे क्या करने लग गए? संगठन बनाने लग गए, जो कि सरकार पर दबाव डालते और उनके लाभ के लिए, यानी व्यापारियों के लाभ के लिए सरकार को मजबूरन काम करवाने पड़ते। इनमें कपड़े और लोहे के व्यवसायियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये सारे व्यवसायी उस समय साम्राज्यवाद के कट्टर समर्थक होते थे, क्योंकि कच्चा माल प्राप्त करने और तैयार माल बेचने के लिए उन्हें जहाज़ की आवश्यकता थी। बड़ी बड़ी जहाज़ कंपनियों के मालिक भी इस नीति का समर्थन करते थे, क्योंकि कोयला लेने या तूफान आदि से बचने के लिए अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो सुरक्षित अड्डे चाहिए थे जहां वो अपने जहाज़ जो हैं उतार सके। बैंक अधिकारियों का भी साम्राज्यवाद के विस्तार में महत्वपूर्ण स्थान था। ब्रिटेन के रोथस्चाइल्ड बैंक ने प्रधानमंत्री डिज़रेली को स्वेज नहर में हिस्सा खरीदने के लिए पैसा दिया और बाद में मिस्र पर ब्रिटिश अधिकार स्थापित करने के लिए उस पर दबाव डाला। सेना के भी अधिकारी साम्राज्यवादी नीति के पोषक थे, क्योंकि जब उपनिवेश प्राप्ति के लिए युद्ध होते और उन युद्ध में उन लोगों ने जो साहस का, शौर्य का प्रदर्शन किया था, उसके आधार पर उनकी पदोन्नति होती, उनके यश सम्मान में वृद्धि होती। इसके अलावा अगला जो राजनीतिक कारण था वो था उग्र राष्ट्रीयता का। इस नए साम्राज्यवाद की वृद्धि का एक कारण उग्र राष्ट्रीयता ही था। राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर ही यूरोप के अलग अलग राज्य विश्व में अपनी शक्ति का विस्तार करने लगे। जर्मनी और इटली का जब एकीकरण पूरा हो गया तो
औद्योगिकरण का श्री गणेशकर ये भी सपना देख रहे थे कि वे जो पुराने राष्ट्र हैं जिनका कि साम्राज्य बहुत अधिक फैला हुआ है, कि हम भी इस तरह साम्राज्य का निर्माण करके अपनी शक्ति को बढ़ा लेंगे। फ्रांस प्रशा युद्ध में पराजित फ्रांस को ये उम्मीद थी कि वो उपनिवेश बढ़ा करके अपना यश प्राप्त करेंगे। ब्रिटेन जो प्रतियोगिता बढ़ने लगी उसके कारण उसका ये सपना था कि जो कुछ उसके पास है उसको बचाए रख सके। अतः यूरोपीय शक्तियों का ये कोशिश कि समुद्री किनारे और मार्ग में पड़ने वाले द्वीपों को जीतकर अपना साम्राज्य स्थापित कर ले, उसको वृहत बनाए, जगह जगह उसका विस्तार करे, इसके कारण संसार के मानचित्र में ये लोग अपने उपनिवेश देश के उपनिवेशों से रंगा देखकर सामान्य नागरिक भी राष्ट्रीय गौरव से खिलने लग गया। इसके अलावा राजनीतिक कारणों में ईसाई मिशनरियों का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। यूरोप के जो पादरी हुआ करते थे चर्च के, उनका मुख्य काम होता था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। मध्यकाल में जब नए देशों को खोजने की प्रवृत्ति शुरू हुई तो उसमें ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी बहुत योगदान दिया। मार्को पोलो जब चीन गया तो ईसाई मिशनरी उसके साथ थी, जो कि पीकिंग गए, जहां उन्होंने बाइबल का ततारी भाषा में अनुवाद किया और कई सारे ततारियनों को ईसाई धर्म में दीक्षित किया। इसके अलावा अगर किसी पादरी का किसी दूर सुदूर देश में अपमान किया जाता था तो वो सरकार का अपमान माना जाता था, और इसी अपमान का बदला लेने के बहाने यूरोपीय देशों की सरकारें एशिया या अफ्रीका के छोटे छोटे देशों पर हमला कर दिया करती थी। मिशनरियों ने प्रत्यक्ष रूप में भी साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन दिया। इसके उल्लेखनीय है, ज़रूर लिख लें और ये अपनी नोटबुक में, डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन लगभग 20 वर्ष तक अफ्रीका के अंदरूनी इलाकों जेम्बोसी और कांगा नदियों की इसने खोज की। उसने 1873 में अपनी मृत्यु से पहले अपने देशवासियों को एक संदेश भेजा। देशवासी यानी इंग्लैंड का वो था। उसने कहा कि अफ्रीका की भूमि और उनके व्यापार ईसाई धर्म के प्रचार के लिए उपयुक्त है। लिविंगस्टोन के बाद में ब्रिटेन के जो अन्य धर्म प्रचारक थे, उन्होंने भी एशिया और अफ्रीका में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार के लिए और साथ ही साथ अपने देश की राजनीतिक और आर्थिक समृद्धि में, उनके साम्राज्य की वृद्धि में उन्होंने योगदान दिया। इस तरह फ्रांस के कार्डिनल लेवेग्री ने अल्जीरिया में अफ्रीका के मिशनरियों की समिति स्थापित की। उसके माध्यम से ट्यूनिस में अपना धार्मिक प्रभाव उसने स्थापित कर दिया। चौथा जो राजनीतिक कारण है, हालांकि ये जो है दिव्य धार्मिक कार्य कह करके कि हमारी सभ्यता तो विकसित है और एशिया और अफ्रीका के देशों की सभ्यता जो है वो अविकसित है, तो हमारे जो है ये बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम अपने विकसित सभ्यता का एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में प्रचार प्रसार करें। यूरोप के लोगों का विश्वास था कि गोरे लोगों की सभ्यता पिछड़े देशों यानी रंगीन जातियों की सभ्यता से उत्कृष्ट है। उनका विश्वास था कि अपनी तथाकथित उत्कृष्टतर सभ्यता को पिछड़े क्षेत्रों में फैलाने का पुनीत काम उन्हीं के जिम्मे है। इसीलिए ईसाई धर्म के प्रचारकों ने अविकसित क्षेत्रों के लोगों की भलाई का काम शुरू किया। कुछ इतिहासकारों का मानना था कि ईसाई धर्म के प्रचारकों में कुछ लोग तो सच्चे थे, जो धर्म और मानव प्रेमी थे और मानवता की वो वास्तव में सेवा करना चाहते थे। हजारों धर्म प्रचारकों, अध्यापकों और चिकित्सकों, कई लोगों ने पिछड़ों की सहायता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, किंतु इन लोगों की आड़ में यूरोप के राज्यों ने अपना साम्राज्य विस्तार किया। फ्रांस ने जो है अपनी औपनिवेशिक विस्तार की नीति को नाम दिया सभ्यता के विस्तार का कार्य। इटली ने इसे सेक्रेड ड्यूटी या पुनीत कर्तव्य बताया और इंग्लैंड ने इसे व्हाइट मैन बर्डन या श्वेत जाति का दायित्व बतलाया। अब आ जाते हैं अगले बिंदु पर, भौगोलिक खोजकर्ता। पुनर्जागरण काल में यूरोप में भौगोलिक खोजों की प्रवृत्ति शुरू हुई। इसका पूर्ण विकास जो है 19वीं सदी के अंत तक हुआ। इस समय में अनेक साहसी खोजकर्ता और जाबाज पैदा हुए जिन्होंने कई साहसपूर्ण कार्य किए, साथ ही साथ नए नए उपनिवेशों को खोज निकाला। इन खोजों के कारण साम्राज्य विस्तार में सहायता हुई। बर्टन, कार्ल पीटर, स्पेक, ग्रांट, बेकर, हेनरी मार्टिन स्टैनली, डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन, गुस्टाव मैकेंटाल ऐसे ही कुछ उत्साही व्यक्ति थे। फ्रांस के दूचालू डी ब्राजा ने अफ्रीका में भूमध्य सागरीय क्षेत्र की खोज की। इंग्लैंड के स्टैनली ने कांगो क्षेत्र की खोज की। जर्मनी के कार्ल पीटर ने पूर्वी अफ्रीका में खोज की। उससे पहले अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट या अंध जो है महाद्वीप कहा जाता था, जिसके अंदरूनी इलाकों की जानकारी यूरोप को नहीं थी। जब इन खोजकर्ताओं ने अंदरूनी इलाके और उनकी आर्थिक समृद्धि का विवरण दिया
कि कितनी संभावनाएं हैं यहाँ पर, खनिज मिल सकते हैं, हरियाली है, खेतीबाड़ी अच्छी हो सकती है, तो जो है यूरोप के देश मधुमक्खियों की भांति वहाँ टूट पड़े। कैमरून और टोगोलैंड को जर्मन उपनिवेश बनाने का मुख्य श्रेय है गुस्टाव नैक्टिंगाल को। इन आविष्कारकर्ताओं ने अफ्रीका की 4 प्रमुख नदियों नील, नाइजर, कॉन्गो और जैम्बिसी के मार्गों का पता लगाया, और जैसे ही स्टेनली की पुस्तक प्रकाशित हो गई, यूरोप के लोगों में उपनिवेश स्थापित करने की रुचि जागृत हो गई। तो बच्चों, ये तो थे नवीन साम्राज्यवाद, यानी 1870 के बाद में यूरोप के देशों में जो एक नया कंपटीशन शुरू हुआ अपने अपने उपनिवेश बनाने को लेकर, उसके कारण। अब इस लंबे चौड़े साम्राज्यवाद के टॉपिक को और भी कुछ प्रकरणों में एक्सप्लेन किया जाएगा, जिसमें अफ्रीका में किस तरह साम्राज्यवाद प्रसार हुआ, एशिया के देशों में किस तरह से साम्राज्यवाद का प्रसार हुआ, और उसका जो है यूरोपीय देशों के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा। तब तक आप इसके कारणों को अच्छी तरह से जान लीजिए, परख लीजिए, अपनी पुस्तक में भी इसको वापस से रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपको आगे का प्रकरण समझने में मदद मिल सके। धन्यवाद।